नमस्कार, टीवी 9 के इस लाइव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस लाइव में बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जो भारतीय टीम की खिलाड़ी रह चुकी हैं, कप्तान रह चुकी हैं और अभी भी क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। आज इस लाइव में मैं अंजुम चोपड़ा मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अपने फैन्स को बता दूं कि आज हम अंजुम जी से बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं, जिसमें महिला क्रिकेट के कुछ अहम मुद्दे भी शामिल हैं और साथ ही साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिलहाल जो सीरीज हुई थी, जिसको अंजुम जी ने खुद अपने वहीं पर रह करके कवर किया था, उस सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को सीरीज खेलनी है, जिसके लिए अभी थोड़े समय पहले ही टीम अनाउंस की गई है और ये सीरीज भारत में होने वाली है। इस सीरीज के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनको लेकर के थोड़े से सवाल हैं, जैसे कि स्नेह राणा को ड्रॉप किया गया है इस टीम से। पूजा सागर को भी बाहर किया गया, लेकिन बताया गया कि उनको इंजरी है, लेकिन स्नेह राणा के लिए कोई इस तरीके से खास कारण बताया नहीं गया है कि वो टीम से क्यों बाहर है। क्या कहीं न कहीं उनके जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है उस वजह से बाहर रही हैं, या आपको लगता है कि थोड़ी-सी और बैकिंग उनको देनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, जो रीज़न दिया है, जो मैंने भी यही पढ़ा है, जैसा बता रहे हैं कि वो चोटिल रही हैं इसलिए बाहर हैं। और आई थिंक वो वन ऑफ द इंडिया टीम्स को लीड भी कर रही थी चैलेंजर ट्रॉफी में। आई थिंक इंडिया सी की कप्तान थी शायद चैलेंजर ट्रॉफी में, तो हो सकता है वहाँ पर उनको कोई इंजरी आई हो। पता नहीं, क्योंकि वो खेली तो सारे टूर्नामेंट्स, सारे मैचेस थी। सो वो एक सरप्राइज़ है। और युवा खिलाड़ी को मौका दिया गया इस टीम के साथ जुड़ने का। लेफ्ट आर्म सीमर है, सवानी करके एक है, उनको भी मौका दिया गया टीम के साथ। सो अंजलि सवानी। मैचेस तो हाँ जी? अंजलि सवानी वही जो रेलवे वाली हाँ, जो हाँ, बॉलर हाँ। जी। तो उनको मौका दिया है। देखिए, मैचेस तो सारे टीवी पे लाइव आए या कहीं डिजिटल ऐप पे आए नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तभी चयनकर्ताओं ने लिया है। बट जैसे आप सरप्राइज़्ड हैं, मैं भी सरप्राइज़्ड हूँ। जहाँ तक स्नेह राणा की बात है, अगर आप उनको एक टीम का कप्तान बनाते हैं और फिर उनकी टीम जीतती है और फिर उनको टीम से बाहर होती है, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज़िंग लगता है ये चीज़ कि ऐसा क्यों? प्लस नेट बॉलर्स में भी कुछ नाम है, ऐसे मोनिका पटेल, वो खेली थी पहले एक इंडियन टीम से। एक टूर था साउथ अफ्रीका के साथ, उस टीम में वो शामिल थी उसके बाद। और सिमरन बहादुर एक और खिलाड़ी हैं, उनको भी बाहर रखा है। सो उन्होंने खेला ही नहीं कुछ, जहाँ तक मुझे याद है इंग्लैंड टूर पे वो थी और एक भी मुकाबला नहीं खेला था उन्होंने भारतीय टीम से, और उसके पहले भी किसी टूर पे थी। सो लगातार मौके मिले नहीं है, लेकिन टीम के साथ कोई खिलाड़ी ट्रैवल कर रहा है और बिना खिलाए आप उसको बाहर कर रहे हो। हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है, आई एम श्योर होगा, तभी कोई अंदर या बाहर जा रहा है। लेकिन आई गेस एक स्थिरता की आवश्यकता है। ये तो समझ में आता है कि शुरू के 7-8 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी भारतीय टीम में नियरली सिलेक्ट करते हैं अपने आप को। लेकिन ये जो बाकी जो युवा प्लेयर्स हैं, अगर अंदर-बाहर होते रहेंगे, तो या तो आपने शुरू में ही सिलेक्शन गलत की थी, या आपने उनको ना खिला के गलत किया, या अब आपने उनको बाहर कर दिया लेकिन फिर भी इंडियन टीम के साथ आपने उनको रखा हुआ है। सो दैट इज़ वेरी अनक्लियर सिचुएशन। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। खास तौर पर जब इतना एक एक अच्छे स्तर पर है भारतीय महिला टीम, ब्रेक थ्रू चीज़ें होने वाली हैं। सो मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है, जो भी टीम पिक करना चाहे या आस-पास है टीम के। हेमलता और किरण नवगिरे को भी इस टीम में जो है मौका नहीं मिला है, क्योंकि हमने देखा था किरण नवगिरे ने जब अच्छे शॉट्स कुछ हमने उनको छक्के बड़े-बड़े छक्के लगाते हुए देखा था, इसके बाद टीम इंडिया में उनको मौका मिला। शायद बहुत ज़्यादा बैक उनको किया नहीं गया और इसी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि वो भी शायद से और बेहतर कर सकती थी अगर ज़्यादा मौके मिलते, या कोई और वजह आपको लग रही है कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी इस टीम में मौका नहीं मिला है? आई थिंक किरण अवगिरे के लिए तो मैं खुद अप्रिशिएट करती हूँ कि इंडियन सेलेक्टर्स ने उनको बैक किया था, लेके भी गए थे। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि उन वो इंडियन टीम के लिए उस समय तैयार थी, लेकिन वो टीम के साथ ट्रैवल कर रही थी और मौका दिया, अवसर दिया, लेकिन वो प्रदर्शन कर नहीं पाई। इनफैक्ट बहुत अच्छी तरीके से एक ऑप्शन दिया था परफॉर्म करने का किरण अवगिरे को, लेकिन आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली फॉर कि वो स्टेट टीम से निकल कर आके सीधा इंडियन टीम में। ये सफर इतनी जल्दी और आसानी से तय होता नहीं है। अगर वो ये अपॉर्चुनिटी ले लेती तो अनडाउटेडली आई एम श्योर वो इंडियन टीम में हिस्सा रहती, लेकिन उन्होंने शायद अभी तक लिया नहीं। फिर हेमलता की आपने बात करी। मुझे तो उनका जब चयन हुआ था तभी सरप्राइजिंग लग रहा था कि वो इस टीम का हिस्सा क्यों है। और पर उनको खिलाया गया और लगातार खिलाया गया, टी20 में भी खिलाया गया, वनडे के अंदर भी खिलाया गया। श्रीलंका दौरे से लेके आई थिंक कॉमनवेल्थ एंड फिर इंग्लैंड टूर। अ, हो सकता है एक आध टूर मैं शायद ज़्यादा भूल गई हूँ, बट जहाँ तक मुझे याद है ये सारे दौरों पे थी
पिछले 4 महीने से हेमलता, और फिर अब आपने उनको ड्रॉप कर दिया है। तो पहले आप बोल रहे थे कि वो एक अच्छी हिटर है, अब वो हिटर नहीं है। तो ये आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक एक प्लेयर एक टूर्नामेंट के बाद इतना अच्छा आ जाता है कि आप सीधा उसको इंडिया कैप दे देते हो, और एक प्लेयर इतना खराब हो जाता है कि आप उसको पूछते भी नहीं है। फिर एक प्लेयर है जो टीम के आसपास घूम रहा है पिछले 4 महीने से, लेकिन एक भी मैच नहीं मिला खेलने को, और अब आपने उसको नेट बॉलर बना दिया है। सो किधर जा रहे हैं और क्या सोच रख रहे हैं? इट्स एब्सोल्युटली बैफलिंग। मैम जो फैसले लिए गए सिलेक्शन में, उसमें एक और फैसला था जिसमें वेदिका वैद्य को जो है टीम में मौका दिया गया है। 4.5 साल पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको टीम में रखा गया था, लेकिन जैसा आपने कहा उनको खिलाया नहीं गया। उसके बाद उन्होंने जरूर इंग्लैंड के खिलाफ एक ओडीआई मैच खेला, लेकिन उसके बाद से वो टीम इंडिया में थी नहीं। और अब इस सीरीज के लिए जो है उनको फिर से मौका दिया गया। तो उनको टीम में रखने के पीछे की क्या सोच आपको लग रही है कि किस वजह से मैनेजमेंट ने उनको मौका दिया होगा? उन्होंने भी 1-2 मैचेस में रन किए हैं देविका वैद्य ने। शी इज अ लेफ्ट हैंडर है वो, और लेग स्पिन बॉलिंग करती हैं। लेकिन अगेन सवाल ये है कि अगर आपको लेफ्ट हैंडर बैट और लेग स्पिनर ही खिलाना था, तो अभी तक हरलीन देओल टीम से बाहर क्यों थी? अब हरलीन देओल टीम के अंदर आ गई है, तो अब पहले हरलीन खेलेंगी या देविका वैद्य खेलेंगी? और अगर दो लेग स्पिनर चाहिए या मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर चाहिए, तो फिर स्नेह राणा भी तो बॉलिंग ही कर रही थी, वो तो अनुभवी भी थी। सो अगेन एज आई से कि आई थिंक जो 10, 11, 12, 13 वाले जो खिलाड़ी है ना, उसमें बहुत ज्यादा रोटेशन है, और इतने रोटेशन की जरूरत है नहीं। आप क्या इस रोटेशन का बेस्ट नुकसान हो ढूंढने की सकता है? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट ढूंढते ढूंढते ऐसा ना हो कि जो जो खिलाड़ी बेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे आपने हेमलता को चांस दिया, तो कम से कम उनको अवसर दीजिए। और जब वो नहीं है उस स्तर पर, जो मुझे लगा था जब उनकी सिलेक्शन हुई थी, तो मैं खुद बहुत सरप्राइज थी कि क्यों हेमलता को इस टीम के साथ रखा गया है, क्योंकि वो एक टॉप ऑर्डर प्लेयर है, आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं और आप उनसे ऑफ स्पिन करा रहे हैं। तो वो कौन से श्रेणी में फिट हो रही है T20 के अंदर? और पिछले कुछ समय से भारतीय टीम T20 खेल रही है, तो मेरे लिए बहुत बैफलिंग था, सरप्राइजिंग था कि वो स्पेशलिस्ट T20 में के लिए, और अब जहां मौका है तो वहां वो टीम से बाहर है। सो आई मीन आई थिंक इट स्टिल रिक्वायर्स अ लिटिल मोर ऑफ होमवर्क एंड क्लैरिटी एज टू क्या सिलेक्शन करना चाह रहे हो, और आप किधर की तरफ देखते हो अपनी टीम को जाते हुए। ये जो पूरी कंफ्यूजन सिलेक्शन को लेकर के है, क्योंकि शायद फैंस को, इन्हीं खिलाड़ियों को भी, मुझे लगता है उनको भी इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि टीम में जगह है या नहीं, अगर है तो किस रोल में है। क्योंकि जब भी आपको कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना होता है, या कोई बायलैटरल सीरीज होती है, तो बड़ा अहम होता है कि खिलाड़ियों के दिमाग में क्लैरिटी हो कि भाई टीम में आपका रोल क्या है, कि आपको इतने बॉलों पे इतने रन बनाने हैं, आपको फिनिशिंग का रोल करना है, आपको एंकर का रोल करना है। तो ये जो कंफ्यूजन है, क्या इससे टीम इंडिया को नुकसान हो सकता है? क्योंकि हमने पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में देखा है कि भारतीय टीम, खासकर जो भी वर्ल्ड कप हुआ था, उस तरीके का प्रदर्शन कर नहीं पाई जैसी उम्मीदें थी। तो अगर ये कंफ्यूजन बना रहता है, क्या आगे भी नुकसान हो सकता है टीम इंडिया को, कि अगर सिलेक्टर्स और साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट में क्लैरिटी नहीं है कि आखिर वो टीम में किसको चाहते हैं और किस रोल में चाहते हैं? बिल्कुल होती है। आई थिंक मैं सिलेक्टर्स को ब्लेम नहीं करूंगी कि आपकी टीम ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता या नहीं उठाया। आई थिंक ऐसा नहीं होता, सिलेक्टर भी चाहते हैं कि अच्छी टीम पिक हो, लेकिन एक स्थिरता, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सिर्फ चॉपिंग एंड चेंजिंग में है, कंसिस्टेंसी प्रॉब्ली 14-15 में नहीं है। और किस रीजन से नहीं है? जो चीज की कमी प्रॉब्ली पहले थी, शायद 10 साल पहले, वो 5 साल पहले भी थी, जो 2 साल पहले की कमी थी वो आज भी है। तो अगेन जरूरी नहीं है कि वो आसानी से फिल हो जाए या रोल वैसा परफेक्ट प्लेयर मिल जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आसपास वो वाले प्लेयर हैं जो उस रोल के आसपास रह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलराउंडर्स रोल, तो कम से कम वो सारे प्लेयर रहने तो चाहिए। अगर आप उनके साथ ही चॉपिंग एंड चेंजिंग चलाते जाएंगे, तो फिर हम कंसिस्टेंसी कहाँ से ला रहे हैं? और क्लैरिटी ऐसा किसी को नहीं होता, रिया की नहीं होती, क्लैरिटी सबको होती है। आई थिंक कई कहते हैं कि आईना देख के मान लेते हैं कि हाँ ये चीज चाहिए, कई आप अपने आप से आंखें चुरा के कहते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। सो क्लैरिटी सभी को होती है, सिर्फ आप उसको कैसे फेस करते हैं या उसकी सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं या उसका प्रोसेस कैसे बनाते हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए, उस सिर्फ उसी को फर्क होता है। लेकिन टीम में भले ही सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो, लेकिन हमने देखा है कि भारतीय महिला क्रिकेट का जो स्तर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, काफी ऊंचा होता जा रहा है। और खिलाड़ियों को एक तरीके से सेटिस्फेक्शन देने के लिए, या उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, या और मौके देने के लिए, बीसीसीआई ने पिछले कुछ समय में दो अहम फैसले किए हैं।
पहला फैसला जो मैच फीस बराबर की गई है महिला और पुरुष क्रिकेटर्स की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैच फीस की बात करें क्योंकि बीसीसीआई ने फिलहाल मैच फीस को इक्वल किया है। आपसे बात हुई थी अंजुम जी जब न्यूजीलैंड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बराबर किया था और हम ये कह रहे थे कि बीसीसीआई कब इस लाइन पर आगे जाएगा, वो कब कदम उठाएगा, तो उस स्तर का तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं एक अहम कदम उठाया है। और इस कदम को आप महिला क्रिकेट में कितना बड़ा देखती हो कि आप लोग ने उस समय पर भी क्रिकेट खेला जबकि बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट था नहीं, तो अब जब इस तरीके के फैसले बीसीसीआई ले रहा है तो महिला क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑल्सो, और इस तरीके से भी कि महिला क्रिकेटर होने के नाते कितना जरूरी था। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना ऑब्वियसली प्रेजेंट फ्यूचर देखते हैं एज प्लेयर्स, एंड प्लस द अपकमिंग जनरेशन, द न्यूअर जनरेशन। बिकॉज एक करियर मूव के तौर पे जब आप देखते हो कि एज अ मैच फीस, इट्स अ वेरी गुड मैच फीस दैट अ वुमन प्लेयर गेट्स वंस यू प्लेइंग फॉर इंडिया। तो इनकरेजमेंट के तौर पे बहुत सारी चीजें क्या और बढ़ सकती हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे, या क्या और बेटर हो सकता है। आई थिंक सिर्फ इनकरेजमेंट के लिए अगर हम इसको देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। पहले नहीं था, आज है, एंड आई एम श्योर अगर और अच्छी परफॉर्मेंसेस रहेंगी तो कल इससे भी बेहतर होगा। शायद आप और मैं जब बात करेंगे कुछ समय बाद तो हम कहेंगे एक एक कदम बीसीसीआई ने उठाया था 2022 के अंदर, और आज देखिए हम यहाँ से और आगे जा रहे हैं। सो ये चीजें तो मूविंग है, ये कभी एक जगह वाली चीजें नहीं है कि यहाँ से चीजें अच्छी नहीं होंगी, चीजें हमेशा बेटर ही होंगी, होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर परफॉर्मेंसेस भी और बेटर होती जाएंगी तो फिर सोने पे सुहागा है। जो वुमेन्स आईपीएल होने वाला है उससे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि बाहर के प्लेयर्स आकर के एक साथ एक ड्रेसिंग रूम में खेलेंगे, सब बीबीएल नहीं खेल पाते हैं या किया लीग नहीं खेल पाते हैं, प्लस जो गॉट इट, फाइनेंशियल गॉट इट। वो सपोर्ट होगा वो कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हर चीज हेल्पफुल ही है। एज अ प्लेयर आपको अगर मैचेस मिलते हैं, अच्छी बात है, कंपेटिटिव मैचेस मिलते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, वो और बेटर है। सो हर स्टेज पे हर चीज अच्छी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेलना होता है, लेकिन ये होता है कि लगातार आप एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, और अगर कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल तो देखिए, अगेन अगर इतने स्तर का टूर्नामेंट हम शुरू कर रहे हैं या हो रहा है तो यकीनन फाइनेंशियल अच्छे ही होंगे। अभी किस जो व्हाट इज द हाउ द फ्रेंचाइजीज कम इन, कितने फ्रेंचाइजी आते हैं, कितने टीम्स आते हैं, उस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, बट आई एम श्योर एज थिंग्स प्रोग्रेस वो अच्छी और बेटर होती जाएंगी। एक और डिसीजन था बीसीसीआई का, अंडर 15 का टूर्नामेंट उन्होंने स्टार्ट करने के लिए कहा कि वो लड़कियों के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या इसके पीछे ये भी एक वजह है कि जब आपको आईपीएल करवाना है तो आपको ज्यादा प्लेयर्स चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट भी स्ट्रांग हो। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद ग्राउंड लेवल से अब बदलाव करने की कोशिश की जा रही है महिला क्रिकेट में। ग्राउंड लेवल का बदलाव आईपीएल नहीं होता। आईपीएल इज एन एडवांस्ड लेवल ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जो आईपीएल खेल रहा होगा या विमेंस आईपीएल खेलेगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। बिल्कुल रॉ प्रोडक्ट जो होता है ना वो बहुत कम होते हैं पूरे टूर्नामेंट में। आप हर सीजन में उठा के देख लीजिए, आपको मुश्किल से एक प्लेयर मिलेगा, 4 टीमें हो या 10 टीमें हो। सो ये जरूर होता है कि अगर एक अच्छा टूर्नामेंट आप देख रहे होते हो तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे निचले क्रम पे या डोमेस्टिक क्रिकेट पे या अपकमिंग प्लेयर्स पे जरूर पड़ता है, बिकॉज देर वॉचिंग, देर रिलेटिंग एंड देर वॉचिंग एंड देर देर लर्निंग बाय वॉचिंग दैट। तो आईपीएल इज नॉट कि आप वहां से ब्रीडिंग ग्राउंड बनाएंगे, आईपीएल इज फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन आईपीएल के लेवल तक आने के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो अपने ढंग से चलती है, अलग सिस्टम से चलती है। ऐसे से इम्पैक्ट ऊपर नीचे जाएगा जरूर, लेकिन सिर्फ एक तरफा नहीं है। चलिए, ये तो बात रही महिला क्रिकेट की। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज खत्म हुई। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे गई थी जहां पहले उन्होंने T20 सीरीज खेली, फिर वनडे सीरीज खेली। बारिश की वजह से बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं हो पाए, लेकिन इस सीरीज को बदलाव के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरीके से टीम इंडिया को वो 10 विकेट की हार मिली, ऐसा कहा जा रहा था कि बीसीसीआई अब बदलाव के मूड में है, बीसीसीआई कड़े फैसले लेने वाली है। और ये जो सीरीज T20 सीरीज रही उसके बाद हार्दिक पांड्या को एक तरीके से T20 कप्तान के तौर पर देखे जाने लगा। तो आपने क्या कुछ इस पूरे जो न्यूजीलैंड का जो पूरा दौरा रहा उससे आपने क्या जिस निकाला, अगर मैं शॉर्ट में पूछूं कि उस सीरीज से टीम इंडिया को क्या मिला, जो दोनों सीरीज रही, कि आने वाले समय में क्या बीसीसीआई कुछ बड़े फैसले ले सकती है, क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नहीं है कि फैसला तो रोज लेते हैं हम। सुबह
जब से आँख खुलती है जब तक सोते नहीं है, फैसले तो हम रोज़ लेते हैं और उन फैसलों पे चलने का एक प्लान भी बनाते हैं। सो चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो प्लेयर हो, हर हर सब ऐसे ही चलता है। सो जहाँ तक सीरीज़ की बात थी, बारिश ने ऑफ़ कोर्स विघ्न डाला और जो अपॉर्च्युनिटीज़ इन खिलाड़ियों को मिल सकती थी, वो बारिश के चलते नहीं मिली। वो सभी के लिए है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। बट उसके अंदर से श्रेयस अय्यर ने एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी ली, वो निकल कर और बेहतरीन तरीके से आए। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दिया, अर्शदीप ने परफॉर्मेंस दिया, सिराज ने दिया। सो बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली हुई हैं एंड आई गेस जैसा इम्पैक्ट शायद सोचा था बिकॉज़ पूरे मैचेस नहीं हो पाए, इसलिए वो थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। चलिए महिला क्रिकेट और पुरुष क्रिकेट के बारे में हमने आपसे बात की और काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें भी हमको जानने को मिली क्योंकि सोच क्या होती है मैनेजमेंट की, खिलाड़ियों की, वो एक खिलाड़ी ही सबसे बेहतर तरीके से बता सकता है। और इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम एक नया पर्सपेक्टिव जान सकें क्योंकि बतौर पत्रकार हमारी सोच, हमारा कहना, हमारा लिखना अलग हो सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी की जो सोच होती है वो बेहद अलग होती है। मैम हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम शुक्रिया। ज़रूर आपके साथ इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़रूर, थैंक यू।